हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में। एक्चुअली हम लोग एक एक करके जो 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होते हैं जिसके बारे में लास्ट वीडियो में डिस्कस किए थे हम लोग, ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो वो सबको हम लोग एक एक करके यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पाई से। अब ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो क्या है कि होता क्या है, तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे कि जब कोई 2 सॉल्यूशन होता है, 2 सॉल्यूशन के बीच में एक मेम्ब्रेन लगा होता है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को जो सेपरेट करते हैं हम लोग, 2 सॉल्यूशन रख देते हैं दोनों तरफ। तो उसमें क्या होता है, एक तरफ डाइल्यूट होता है, एक तरफ होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन। तो क्योंकि मेम्ब्रेन बीच में लगा हुआ है तो सॉल्वेंट पास होता है डाइल्यूट से कॉन्सनट्रेटेड की तरफ, और इस प्रोसेस को ऑस्मोसिस बोलते हैं। अगर कॉन्सनट्रेटेड की तरफ हम लोग हाई प्रेशर अप्लाई कर दें, एक्सटर्नल प्रेशर हाई अप्लाई कर दें, तो ये ऑस्मोसिस रुक जाएगा। तो उस समय जो भी प्रेशर होगा, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो प्रेशर हमको लगाना पड़ता है, जस्ट प्रिवेंट करने के लिए ऑस्मोसिस को ज़्यादा लगाएंगे तब तो अपोजिट होने लगेगा। बस एक्सटर्नल प्रेशर उतना ही लगाना है जिससे ऑस्मोसिस रुक जाए, तो उस समय एक्सटर्नल प्रेशर को हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर ही बोलते हैं। तो ये ऑस्मोसिस को रोकने वाला प्रेशर है। अब एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है वो मोलारिटी के प्रोपोर्शनल होता है किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। मोलारिटी को हम लोग यहाँ पे सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सी कॉन्सेंट्रेशन है और ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, CRT। R कांस्टेंट है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे पाई जो होता है C के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसके प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे कांस्टेंट है दी R, तो पाई इक्वल्स टू CRT। इस R को हम लोग गैस कांस्टेंट या सॉल्यूशन कांस्टेंट भी यहाँ पे कह सकते हैं। यहाँ पे हम लोग सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, और R का जो वैल्यू यूज़ करेंगे हम लोग वो यूज़ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि प्रेशर का मेजरमेंट कर रहे हैं तो 0.082 या 3 यूज़ कर सकते हैं। 082 लीटर ATM, इसका यूनिट होता है पर केल्विन पर मोल। लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है, C जो है वो मोलारिटी है, मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन। और मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन के लिए हम लोग अलग से फार्मूला जानते हैं कि मोलारिटी को कैपिटल M से भी रिप्रेजेंट करते हैं, और फार्मूला होता है उसके लिए WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू वॉल्यूम। यहाँ पे वॉल्यूम ml में है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है ये। WB वेट ऑफ सॉल्यूट है। पूरे चैप्टर में जो B है, B वो सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेगा, और A से हम लोग सॉल्वेंट रिप्रेजेंट करेंगे। WB वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट हो गया, B वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, ये सॉल्वेंट नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरीके से मोलरिटी फाइंड आउट करेंगे, और यही मोलरिटी यहाँ पर हम लोग C से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फिर R गैस कॉन्स्टेंट, इसका ये वैल्यू है, और T जो है वो टेम्परेचर है, बट वो केल्विन टेम्परेचर है। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पाई भी ज़्यादा होगा, कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पाई भी ज़्यादा होगा। तो इधर के वैल्यू को अगर हम लोग पाई 1 मान लें, इधर के वैल्यू को पाई 2 मान लें, तो क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है, इधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, इधर कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो पाई 1 जो होगा वो ज़्यादा होगा और पाई 2 जो होगा वो कम होगा। लेकिन फ्लो जो होगा वो डाइल्यूट से कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ ही होगा, मतलब कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ। तो कॉन्सेंट्रेशन से हम लोग पाई को रिलेट करके पता करते हैं। जिधर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा उधर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, और सॉल्वेंट उधर ही जाएगा। ऐसा नहीं सोचना है कि जिधर प्रेशर कम है उधर जाएगा, यहाँ पे ऐसा सोचना है जिधर प्रेशर ज़्यादा है ना उधर ही सॉल्वेंट जाएगा, सॉल्वेंट का फ्लो उधर होगा जिधर प्रेशर ज़्यादा होगा। और कब तक फ्लो होते रहेगा, जब तक कि दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम नहीं हो जाए। तो अगर 2 सॉल्यूशन है, सपोज करें कि अभी दोनों का अभी फ्लो हो रहा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, एक ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं। अगर सॉल्यूशन का प्रेशर, सॉल्यूशन
having higher osmotic pressure, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है उसको लोग बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ये चीज़ याद रखना कि जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होता है, हाई होता है, या कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है, उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा तो पाई भी ज़्यादा होगा। और सॉल्यूशन हैविंग अगर लोअर होगा तो क्या बोलेंगे? हैविंग लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर अगर लोअर होगा तो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। यहाँ पे हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन है, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई 1 है और एक का पाई 2 है। अगर पाई 1 ज़्यादा है क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड है ये, तो क्या है ना कि ये जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है, और इसका कम है इसलिए ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब अगर सॉल्यूशन में तो क्या होते रहेगा कि दो सॉल्यूशन है, फ्लो होते रहेगा और वो तब तक फ्लो होते रहेगा जब तक दोनों का प्रेशर सेम नहीं हो जाता है। तो जब दोनों का प्रेशर सेम हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर सपोज कर लें कि पाई 1 इक्वल टू पाई 2 हो गया, तो उस समय सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे? कॉन्सेंट्रेशन तो इक्वल हो जाएगा। तो एक टर्म होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसको बोलेंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन उसको बोलते हैं हम लोग जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर या जिसका कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम होता है। तो इसको हम लोग सिंपली ऐसे समझ सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर के टर्म्स में ही लिखना बेटर होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे लिख लेंगे कि सॉल्यूशंस हैविंग इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है उसको हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और ये इंपॉर्टेंट टर्म आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इसका एग्जाम्पल क्या है? आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या एग्जाम्पल है? तो जैसे वेन में जो इंजेक्शन दिया जाता है वो आइसोटोनिक होना चाहिए, अदरवाइज वो जब ब्लड में जाएगा, वेन में जाएगा कोई सॉल्यूशन, अगर वो ब्लड के साथ आइसोटोनिक नहीं हुआ, ब्लड जो फ्लूइड होता है ब्लड के अंदर उसके साथ आइसोटोनिक अगर नहीं हुआ तो क्या होगा कि वो स्वेलिंग हो जाएगा, वहाँ पे स्वेलिंग हो सकता है। तो इस वजह से क्या है कि पेन का रीजन हो सकता है बॉडी में, और भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, इसलिए वो आइसोटोनिक होना चाहिए। तो इंट्रावेनस इंजेक्शन या जो इंजेक्शन सिंपली हम लोग कहें कि वेन में दिया जाता है वो आइसोटोनिक होते हैं, वेन में देने वाले। वो हाइपोटोनिक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल क्या है इसका? 0.9% NaCl सॉल्यूशन। कैसा? एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक। ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन होता है। 0.9% NaCl सॉल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ किसके साथ आइसोटोनिक? जब ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो दो सॉल्यूशन होगा ना कोई, तो NaCl किसके साथ इक्वल होगा? इज आइसोटोनिक विथ सेल फ्लूइड के साथ। कौन सा सेल फ्लूइड? इनसाइड द ब्लड के अंदर जो होता है सेल फ्लूइड, उसके साथ वो आइसोटोनिक होता है। मतलब सेल फ्लूइड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा और 0.9% NaCl का, वो दोनों सेम होगा। तो ये हुआ। फिर अब इसमें फिर क्या है कि ये तो ऑस्मोटिक प्रेशर, एक हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ रहा है, ये नेचर पे नहीं, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब ऑस्मोटिक प्रेशर जो है हम लोग मेजर क्या करते हैं, उसका एप्लीकेशन क्या है, यूज क्या है इसका, तो देखते हैं इसका क्या है एप्लीकेशन। ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ना, इसका मेजरमेंट का बहुत सारा एप्लीकेशन है, बट इसका एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो ये है कि इट इज़ यूज्ड टू डिटरमाइन द मोलर मास।
मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए दूसरे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का भी यूज़ कर सकते हैं, और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी मोलर मास को फाइंड आउट करने के लिए ही यूज़ करते हैं। तो फिर इसमें स्पेशल क्या है? स्पेशल ये है कि बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मोलर मास हम फाइंड आउट करते हैं किसी सॉल्यूट का, लेकिन इसका एक स्पेशल यूज़ है। इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द मोलर मास ऑफ पॉलीमर, बायोपॉलीमर। अगर हम लोग ज़्यादा करेक्टली बोलें तो बायोपॉलीमर, लाइक प्रोटीन्स। जैसे प्रोटीन ये सब बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का मोलर मास फाइंड आउट करना आसान नहीं होता है, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो ऐसे बायोपॉलीमर्स जो प्रोटीन्स टाइप हुए, कार्बोहाइड्रेट टाइप जो भी हुए ऐसे बायोपॉलीमर्स, तो उनका मोलर मास जब हमको फाइंड आउट करना है, मतलब कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, उनका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट मेथड का यूज़ करते हैं। तो उससे मोलर मास कैसे पता चलेगा? पता चलेगा पाई इक्वल्स टू CRT फार्मूला होता है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो C है मोलरिटी, इसका फार्मूला क्या होता है? WB इंटू 1000 बाई MB इंटू वॉल्यूम इंटू R इंटू T हो जाएगा ऐसे। तो C के जगह पे इतना सारा कुछ लिख दिया। तो अगर हमको वेट ऑफ सॉल्यूट पता रहे, हम कितना पॉलीमर उसमें घोले हैं वाटर में, वॉल्यूम पता रहे सॉल्यूशन का, R और T का वैल्यू तो पता रहेगा ही, तो MB पता कर सकते हैं कि नहीं? MB फाइंड आउट कर सकते हैं, मोलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर भी गिवन रहेगा, जिसका मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए यूज़ करते हैं। अब ये तो इसका ये एप्लीकेशन हो गया। अब क्यों यूज़ करते हैं इसी मेथड का? क्यों? ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि वाई ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट मेथड, पाई का ही, ऑस्मोटिक प्रेशर का ही क्यों यूज़ करते हैं बायोपॉलीमर का मास फाइंड आउट करने के लिए, मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए? क्या इसमें स्पेशल है? इसके पीछे रीज़न ये है, इसी का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इट इज़ मेजर्ड, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेजर करते हैं हम लोग, इट इज़ मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे इसको हम लोग मेजर करते हैं। मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम लोग मेजर कर रहे होते हैं तो ना सॉल्यूशन को गर्म करते हैं ना ठंडा करते हैं, रूम टेम्परेचर रखते हैं। तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में चेंज नहीं होता है, तो प्रोटीन को डिकम्पोज करने का चांस नहीं रहेगा। प्रोटीन अगर डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा, तो उसका मास भी फिर डिफरेंट आएगा रियल मास से। तो इसलिए उसमें वो कोई डर नहीं रहता है इस मेथड में कि वो टूटेगा या डिकम्पोज करेगा। क्यों डर नहीं रहता है? क्योंकि वो रूम टेम्परेचर पे मेजर करते हैं। दूसरा, इस मेथड का क्या एडवांटेज है? इस मेथड का एक एडवांटेज तो ये हुआ कि इट इज़ मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर, दैट्स व्हाई इट इज़ यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ प्रोटीन्स और बायोपॉलीमर्स, बिकॉज इट इज़ मेजर्ड एट रूम टेम्परेचर। और क्या इसका एडवांटेज है? इट्स मैग्नीट्यूड, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो मैग्नीट्यूड होता है इज़ लार्ज एनफ even for dilute solution। अब पॉलीमर बहुत ज़्यादा वाटर में घुलता नहीं, तो पॉलीमर अगर बहुत थोड़ा घुलेगा तो मैग्नीट्यूड भी बहुत कम आना चाहिए। लेकिन पाई का जो मैग्नीट्यूड होता है, बहुत थोड़ा भी घुल जाए, अगर थोड़ा डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब कि उसमें बहुत थोड़ा घुला हुआ है पॉलीमर, बहुत थोड़ा सॉल्यूट, तो बहुत थोड़ा भी अगर पॉलीमर घुल जाता है उसमें, तो पाई का जो मैग्नीट्यूड है लार्ज होता है, इतना इनफ होता है कि उसको हम लोग सही से मेजर कर सकते हैं। बहुत छोटा वैल्यू नहीं होता है कि मेजर करने में दिक्कत हो। तो ये किसका एडवांटेज है? दूसरा एडवांटेज ये भी है। और तीसरा एडवांटेज क्या है? मोलारिटी इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलालिटी। दो कॉन्सेंट्रेशन टर्म होता है, कैपिटल एम मोलारिटी और एक स्मॉल एम मोलालिटी। तो इसमें हम लोग कैपिटल एम मोलारिटी का यूज़ करते हैं। सी यहाँ पे बताए थे अभी कि मोलारिटी होता है। तो मोलारिटी में वॉल्यूम होता है, और वॉल्यूम को मेजर करना ज़्यादा आसान है वेट को मेजर करने से। मोलारिटी में वेट को मेजर करना पड़ता है। तो क्योंकि इसमें हम लोग वॉल्यूम को मेजर करते हैं, वो ज़्यादा कन्वीनियंट है, ज़्यादा आसान होता है, इसलिए भी इस मेथड को प्रेफर करते हैं। तो ये सब कुछ रीजन्स हैं कि क्यों हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट मेथड को मोलर मास फाइंड आउट करने के लिए प्रेफर करते हैं। अब एक चीज़ और, हम लोग वांट ऑफ फैक्टर पहले ही पढ़ चुके हैं। वो इसलिए पढ़े थे क्योंकि कुछ सॉल्यूट होते हैं या तो टूटते हैं या फिर
जैसे सॉल्ट हो गया, अगर हम इसके एप्लीकेशन से हट के बात करें तो कोई अगर सॉल्यूशन में मिला दिए, सॉल्ट मिला दिए, कुछ और मिक्स कर दिए तो वो तो टूट सकता है, जुड़ सकता है, पहले भी देख चुके थे ये हम। तो जब टूटेगा जुड़ेगा तो इसका वैल्यू एग्जैक्ट इतना ही नहीं आएगा, कुछ चेंज होगा। तो पाई के लिए जो हम लोग फार्मूला यूज करेंगे हम लोग हमेशा ICRT। यहाँ पे आई क्या है, वांट ऑफ फैक्टर। तो न्यूमेरिकल जब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो फार्मूला हम लोग CRT से लिखना स्टार्ट करेंगे, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ICRT। और यहाँ पे अब ICRT क्या है, ICRT है वांट ऑफ फैक्टर। और जो नहीं टूटते हैं उन सब के लिए आई का वैल्यू 1 होता है फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट। ये लास्ट वीडियो में देख चुके हैं। और कौन कौन से वो केमिकल हैं जिनके लिए वैल्यू 1 होता है, यूरिया है, शुगर है, शुगर मतलब केन शुगर, सुक्रोज भी कह सकते हैं इसको। फिर और किसके लिए होता है, ग्लूकोज फ्रुक्टोज के लिए होता है। तो ये सब के लिए जो होता है आई का वैल्यू 1 होता है। और बाकी सब के लिए या तो 1 से ज़्यादा होगा या तो कम होगा। वो लास्ट वीडियो में बताया है किसके लिए कम या ज़्यादा होगा। तो ये हम लोग का फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हुआ ऑस्मोटिक प्रेशर। अब हम लोग इसके बाद देखते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले देखें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तो देखते हैं क्या है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। पहले ये जानना ज़रूरी है कि बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं। तो है क्या कि बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है। इट इज़ द टेम्परेचर वेयर वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जब एटमॉस्फेयर का प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर या सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जब इक्वल हो जाता है तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर को हम लोग उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। जब लिक्विड का वेपर प्रेशर और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए, मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर इक्वल हो जाए, तो उस टाइम पे जो टेम्परेचर उस लिक्विड का रहता है उसी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि बॉइलिंग पॉइंट पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाना चाहिए। अब एक चीज़ और है, वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है इससे बॉइलिंग पॉइंट पे इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर इक्वल होगा तभी बॉयल करेगा लिक्विड। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो बॉइलिंग पॉइंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर किसी का बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट लिक्विड का बढ़ जाएगा, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा। ये एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, इस चीज़ का अभी यहाँ पे रोल नहीं है, ये एडिशनली हम बता रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट का ये डेफिनेशन है कि जब वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल हो जाए। अब यहाँ पे हम लोग जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देख रहे हैं तो उसमें हमेशा हम लोग एक चीज़ एज्यूम करके रखेंगे कि कोई लिक्विड है, उस लिक्विड में कोई सॉल्यूट मिलाया गया है, चाहे वो NaCl हो सकता है, चाहे वो शुगर, कुछ भी हो सकता है। सिंपली NaCl ही ले लेते हैं। तो जब ये वाटर था, इस वाटर में जब NaCl मिला दिए तब तो ये फिर प्योर वाटर नहीं रह गया ना, तब तो ये सॉल्यूशन बन गया। ये दोनों मिलके तो बन गया सॉल्यूशन। अब Na+ इसमें जाकर ब्रेक कर जाएगा, Na+ में Cl- में ये ऐसे ब्रेक कर जाएगा। तो आयन से ब्रेक करेगा, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा। अब ये सॉलिड जब खुलता है, कोई भी सॉलिड, ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे, जब भी क्वेश्चन में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आए या जब कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वर्ड यूज़ करे तो उस समय दिमाग में एक चीज़ बैठा कर रखना है कि वो इस चीज़ को ही बोलेगा कि कोई लिक्विड है, वाटर है या कोई लिक्विड है और उस लिक्विड में कोई सॉल्यूट घोला गया है, लेकिन वो सॉल्यूट जो होगा वो क्या होगा, सॉलिड होगा, सॉलिड रहता होगा। जैसे NaCl, शुगर, ग्लूकोज, सॉलिड के बारे में डेफिनेटली बोलेगा। और सॉलिड को हम लोग नॉन वोलाटाइल भी बोलते हैं, नॉन वोलाटाइल। सॉलिड नॉन वोलाटाइल होते हैं, क्यों? क्योंकि सॉलिड वेपर नहीं बनते हैं ना। तो जब इसमें NaCl आ जाएगा तो Na+Cl- हर जगह रहेगा। अब ऐसे जब Na+Cl- हर जगह रहेगा तो उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि वो
लिक्विड को बाहर निकलने से रोकेगा, क्योंकि सॉलिड का पार्टिकल है, खुद तो वेपर बनेगा नहीं और जगह भी कुछ यहाँ पे एक्वायर कर लेगा, तो कम जगह बचेगा जहाँ से लिक्विड का पार्टिकल निकल पाएगा। मतलब ये हुआ कि when solid or one can say non-volatile solute is added to solvent या फिर वाटर भी कर सकते हैं, added to water, then वेपर प्रेशर डिक्रीज। वेपर प्रेशर डिक्रीज कर जाता है। क्यों डिक्रीज कर जाता है? बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ सरफेस, कुछ फ्रैक्शन को कौन एक्वायर कर लेता है? फ्रैक्शन ऑफ सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय देम एंड उसको ऑक्यूपाई कर लेगा सॉलिड, एंड लेस स्पेस, पहले से कम, जब उसको मिला दिए तो पहले से कम जगह बचेगा, एंड लेस सरफेस इज अवेलेबल, कम सरफेस अवेलेबल होगा फॉर इवोपोरेशन। इवोपोरेशन के लिए कम सरफेस अवेलेबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वेपर प्रेशर जो होगा उसका डिक्रीज कर जाएगा, वेपर प्रेशर पहले जितना नहीं रहेगा। तो वेपर प्रेशर कोई भी, अब सिंपली ऐसे याद रखना है कि कोई भी सॉलिड मिला देने से प्योर लिक्विड का जितना शुरू में था उसका वेपर प्रेशर उतना नहीं रहता है, कम हो जाता है, क्योंकि सम ऑफ द सरफेस, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी है, some of the surface is occupied by them and less surface is available for evaporation। कोई भी सॉलिड मिला देने से ऐसा होता है। अब ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसके वेपर प्रेशर में जब डिक्रीज हो गया ना, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर कम हो गया, तो थोड़ा सोच कर देखते हैं हम लोग कि वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा तब जाकर लिक्विड बॉयल करेगा। तो सॉलिड मिला दिए तो प्रेशर, तो वेपर प्रेशर तो कम हो गया, तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुँचना क्या होगा? अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचने के लिए उसको ज़्यादा हीट देना पड़ेगा। हीट देते जाएंगे तो वेपर बनते जाएगा, फिर वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अगर ये सॉलिड नहीं होता तो लिक्विड हर जगह से वेपर जल्दी जल्दी बनता और जल्दी से वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता। अब तो कम वेपर बन पाएगा, जगह कम है, तो क्या है ना कि ज़्यादा हीट करेंगे, ज़्यादा देर तक हीट करेंगे, तब जाके उसका पार्टिकल धीरे धीरे बढ़ते वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा। तो जो ज़्यादा देर तक हीट करना पड़ेगा तो टेम्परेचर भी ज़्यादा बढ़ेगा, तो टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। तो सिंपली हम लोग ऐसे याद रखेंगे कि सॉल्यूट को मिला देने से, कोई सॉलिड मिला देने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है अगर ये पूछा जाए तो क्योंकि वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है, वेपर प्रेशर डिक्रीज़ कर जाता है। और इसके बाद भी अगर और डीपली कोई पूछे कि वेपर प्रेशर क्यों डिक्रीज़ कर जाता है, तो बिकॉज सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सॉलिड पार्टिकल्स, मतलब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो अब क्या है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया कि जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो था पहले, अब इसका देख लेते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि जो डेल्टा टीबी, बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे हैं, कॉलिगेटिव बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट कितना बढ़ा वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कितना होगा, तो एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया एक्सपेरिमेंट से कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना राइज करता है। 100 से 101 होगा, कि वाटर का 100 होता है तो 100 से 2 पहुँच जाएगा, 100 and 105 पहुँच जाएगा। तो दैट इज़ प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी स्मॉल m के प्रोपोर्शनल होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर में कैपिटल M। अब ये डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कांस्टेंट देते हैं k, यहाँ पे kb लिख देते हैं क्योंकि बॉइलिंग का बात हो रहा है, तो kb m। तो स्मॉल m मोलालिटी है। डेल्टा टीबी को हम लोग बोलते हैं, डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, बॉइलिंग पॉइंट में चेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। m तो मोलालिटी है,
के बी क्या है, के बी कॉन्स्टेंट है और इस कांस्टेंट का नाम होता है मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। इसको मोलल एलिवेशन कांस्टेंट बोलते हैं, मोललिटी के साथ है इसलिए, या फिर इसी को बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, और इसी नाम से ज़्यादा फेमस भी है, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से। तो के बी इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। कभी कभी इस कांस्टेंट का डेफिनेशन भी आता है, तो कैसे डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। तो अभी हम लोग देखें कि डेल्टा टी बी इक्वल टू होता है के बी एम। अगर हम m को 1 सपोज कर ले तो क्या हो जाएगा, इफ़ m इक्वल्स टू 1 तो क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी। मतलब इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। डेल्टा टी बी को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। तो के बी या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्कोपिक कांस्टेंट क्या है ये, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द, कब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1, इज 1, या यूनिटी, जब वो यूनिटी हो, 1 हो, तब उसको हम लोग जो है वो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को ही इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट कह सकते हैं व्हेन द मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1। अब इसका यूनिट क्या होता है, इस के बी का यूनिट क्या होता है, इसका क्या यूनिट होता है, इसका यूनिट होता है केल्विन केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल। इसको लोग डिराइव भी कर सकते हैं, मोलालिटी का मोल पर केजी होता है, मोलालिटी का मोल पर केजी और टेम्परेचर का केल्विन, तो के बी इक्वल टू हो जाएगा केल्विन केजी पर मोल। ठीक है, अब इसके बाद फिर क्या है, ग्राफिकली इसको हम लोग समझते हैं। जैसे इधर है वेपर प्रेशर और इधर है टेम्परेचर। तो हमारे पास अगर दो ग्राफ है, जैसे कि अब एक चीज़ और, यहाँ पे मान लेते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है इस पॉइंट पे, या इसका वैल्यू है 1 atm, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का लाइन है। अब जो क्या है, लिक्विड का वेपर प्रेशर, प्योर लिक्विड, दो सिचुएशन हमको इमेजिन करना है। वेपर प्रेशर में राइज कब हुआ, जब उसमें सॉल्यूट मिला है तब। नहीं भी मिलाते तो लिक्विड बॉयल करता, लेकिन उसका टेम्परेचर अलग होता है, मिलाने के बाद ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। तो क्या हुआ कि हमारे पास दो कर्व आएगा ऐसे, एक कर्व ये रहा और एक कर्व ये रहा। इसको इस पॉइंट से टच करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो ये दो कर्व। अब ये डिसाइड ये करना है कि ब्लू वाला कर्व कि रेड वाला कर्व, कौन सा सॉल्यूशन कर्व है। ये वेपर प्रेशर ऊपर ज़्यादा है और ये नीचे कर्व है कम है, तो ये प्योर लिक्विड का होगा। क्योंकि प्योर जब था तब तो उसके पास क्या था कि पूरा स्पेस था, ज़्यादा वेपर बनता होगा। जब सॉलिड मिला दिए तो उसमें क्या हुआ, जब सॉलिड मिला दिए तो कुछ स्पेस को कवर कर लिया हुआ, तो वेपर प्रेशर उसका कम हो गया होगा। तो ये जो कर्व है ये सॉल्यूशन का है और ये प्योर लिक्विड का है, ये प्योर लिक्विड का है। तो जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो गया तो उसको क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये टी है, या T0 भी लिख देते हैं इसको, क्योंकि प्योर का है। और ये यहाँ पे इसको टच किया तो यहाँ पे ड्रॉ करें तो ये भी क्या है, TB है, ये भी बॉइलिंग पॉइंट है। लेकिन यहाँ पे नॉट नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सॉल्यूशन है, वो प्योर नहीं है, उसमें सॉल्ट मिला हुआ हो। तो इसके बीच का जो डिफरेंस है ना, यही डेल्टा TB है। तो डेल्टा TB किसके बीच का डिफरेंस है, TB और TB0। ज़्यादा वैल्यू कौन है, TB बड़ा है, इधर से यहाँ 0 है, ज़्यादा TB का वैल्यू होगा। मतलब ये हुआ कि प्योर लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट TB0 है तो सॉल्यूशन का उससे ज़्यादा होगा। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, TB इक्वल टू हम लोग का आया था KB इंटू M,
अब इसी को लिख सकते हैं TB इंटू, यहाँ पे एक तो और यहाँ पे यूज करना ज़रूरी है I, क्योंकि लिक्विड जो है वो लिक्विड में कोई सॉल्यूट एसोसिएट होता है या डिसोसिएट होता है। और M को लिख देंगे WB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MB इंटू WA। A मतलब सॉल्वेंट हो गया और B तो बता ही है B सॉल्यूट, तो ये होगा। अब क्या है कि डेल्टा TB क्या है, टेम्परेचर में चेंज, ये चेंज जितना हुआ है यही डेल्टा TB है, पूरा नहीं है। तो डेल्टा TB के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, TB माइनस T0B, क्योंकि TB ज़्यादा है, इक्वल्स टू I KB M, और यही एक्सप्रेशन है। इसका पे M के जगह पे हम लोग ये भी लिख सकते हैं I KB इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू W। ये कंप्लीट एक्सप्रेशन हो गया और यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है। तो अगर सिंपली ये पूछा जाए कि अगर हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक 1 मोलर NaCl है, एक 2 मोलर NaCl है, तो किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा? तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कोर्स इसका ज़्यादा होगा, क्योंकि सॉल्ट मिलाने से या कोई भी सॉलिड मिलाने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। लेकिन इसमें एक ही मोल सॉल्यूट मिला है, उसमें 2 मोल सॉल्यूट मिला है, तो ज़्यादा सॉल्यूट मिलाएंगे तो ज़्यादा बढ़ेगा, ज़्यादा सरफेस को कवर कर लेगा, ज़्यादा सरफेस पे पार्टिकल्स आ जाएंगे, वेपर प्रेशर ज़्यादा घट जाएगा, ये ज़्यादा घट जाएगा तो ज़्यादा आगे तक जाएगा। ये कहने का मतलब ये है कि जिसमें जितना ज़्यादा सॉल्यूट होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही हाई होता है। इसका भी बढ़ेगा बट उतना नहीं बढ़ेगा, प्योर वाटर से तो इसका भी ज़्यादा होगा। अगर क्वेश्चन ये हो जाए कि 2 मोलर NaCl है और 2 मोलर ग्लूकोज है, अब किसका ज़्यादा होगा? दोनों तो बराबर है, लेकिन NaCl तो टूटता है ना, Na प्लस Cl माइनस, और ग्लूकोज तो नहीं टूट सकता है, ये तो टूटेगा Na प्लस Cl माइनस में, तो इसके पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर जाएंगे। तो पार्टिकल्स इंक्रीज़ कर गया तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ कर जाएगा। ये सब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल के नंबर पर ही डिपेंड करता है। और ये तो टूटेगा नहीं, तो इसका पार्टिकल 2 का 2 ही रह जाएगा, लेकिन ये टूट के कितना हो जाएगा, 2 टूट के 4 हो जाएगा। 1 2 में टूटता है, 2 टूट के 4 हो जाएगा। तो इसमें पार्टिकल के मोल्स बढ़ जाएंगे, 4 मोल्स हो जाएंगे पार्टिकल्स के, 2 से 4 हो जाएगा ये। तो इसीलिए बॉइलिंग पॉइंट इसमें किसका ज़्यादा होगा, इसी का ज़्यादा होगा, 2 मोलर NaCl का। तो ऐसे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं और MCQ सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो एक्सपेरिमेंटली ये भी देखा गया, जैसे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में था, वैसा ही कि अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर में जैसे NaCl या ग्लूकोज मिला दिए तो वाटर 0 डिग्री पर फ्रीज करता था, तो फ्रीजिंग पॉइंट उसका कम हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है बट फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, वो 0 से -5 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज करने लगेगा। तो कॉन्सेंट्रेशन पे कैसे डिपेंड करता है वो, तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया इसमें भी कि डेल्टा TF, यहाँ पे फ्रीजिंग का बात करें तो डेल्टा TF इज़ प्रोपोर्शनल टू अगेन मोलालिटी, ये भी मोलालिटी के ही प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ भी कांस्टेंट देंगे तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TF इक्वल्स टू IKFM। यहाँ पे I जो है वो क्वांटम फैक्टर है और K जो है वो कांस्टेंट है, और इस कांस्टेंट का नाम यहाँ पे है मोलल एलिवेशन नहीं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कम होने की बात कर रहे हैं। और इसको हम लोग क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट बोलते हैं। इसको भी अगर हमको डिफाइन करना हो तो क्या बोलेंगे, अगर डिफाइन करना हो तो हम लोग इसको 1 मान लेंगे। I का वैल्यू अभी एज्यूम करने की ज़रूरत नहीं है, वो इलेक्ट्रोलाइट नॉन इलेक्ट्रोलाइट कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसको डिफाइन करना हो तो बोल देंगे कि इट इज़ द इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्चुअली डिप्रेशन। डेल्टा TF को फ्रीजिंग पॉइंट नहीं बोल सकते, TF फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा लगा हुआ है, तो डेल्टा TF क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट नहीं है, फ्रीजिंग पॉइंट कितना कम हुआ ये बता रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
आई तो वान टॉप फैक्टर, तो लोग न्यूमेरिकल जब बनाएंगे तो हमेशा इस फॉर्मूले को लेके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। KF, और KF जो है मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, और M तो वही मोलालिटी है, मतलब कि WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। WA वेट ऑफ सॉल्यूट, MB मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, WB वेट ऑफ सॉल्यूट हो गया, और WA वेट ऑफ सॉल्वेंट हो एक्चुअली, और ये 1000 हो। यहाँ पे सारे वेट जो होंगे ना वो सब ग्राम में ही होंगे, सबको सब ग्राम में यूज़ करना है, ठीक है। तो ये तो हुआ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब इसको समझेंगे कैसे, जैसे हमारे पास अगर दो सॉल्यूशन है, एक 1 मोलर ग्लूकोज है, हमेशा सॉलिड ही लिक्विड में मिक्स करके जूम करेंगे, और एक 1 मोलर NaCl। तो क्या है कि वाटर में जब हम ग्लूकोज मिला देंगे तो वाटर 0 डिग्री पे नहीं फ्रीज करेगा, क्योंकि वो प्योर वाटर नहीं है, तो 0 से कम पे फ्रीज करने लगेगा कोई भी सॉलिड मिला देने पे, अगर वो उसमें डिजॉल्व होगा। और NaCl मिला देंगे तब भी वो 0 से कम पे फ्रीज करेगा। तो इसमें किसका फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो ज़्यादा डिक्रीज करेगा, हाइयर किसका होगा। तो ग्लूकोज तो टूटेगा नहीं, लेकिन ये तो टूट जाएगा। तो ये एक भले ही दिख रहा है, लेकिन ये टूट के बन जाएगा 2। तो ये 2 मोल्स इसमें सॉल्यूट होगा, और इसमें 1 ही मोल रह जाएगा। तो जब इसमें 2 मोल सॉल्यूट हो जाएगा, तो 1 की वजह से जितना घटेगा 2 की वजह से ज़्यादा घटेगा। तो 1 की वजह से अगर इतना घटा तो 2 की वजह से क्या है कि ज़्यादा घट जाएगा। तो ज़्यादा किस में घट जाएगा, NaCl में। तो क्वेश्चन बहुत बार ऐसे पूछता है कि फ्रीजिंग पॉइंट हाइयर किसका है। तो अगर ग्लूकोज में थोड़ा घटेगा, NaCl में क्योंकि 2 मोल्स पार्टिकल होंगे, जितने ज़्यादा मोल्स ऑफ पार्टिकल होंगे उसमें उतना ही ज़्यादा डिप्रेशन होगा, तो ज़्यादा घट जाएगा। तो ये यहाँ पे पहुँच गया, यहाँ पे पहुँच गया, ये घट के यहाँ पे आ गया, बट ये थोड़ा ही घटा। तो हाइयर किसका होगा, ग्लूकोज का। लोअर पूछेगा तो NaCl का। इसलिए क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से ध्यान से देख के उसको आंसर करना है। जिसमें ज़्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे उसका फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा डिक्रीज़ करेगा। तो ये ज़्यादा डिक्रीज़ कर जाएगा, और ये थोड़ा डिक्रीज़ करेगा। तो लोअर इसका होगा ज़्यादा, तो इसका हाइयर होगा। तो ये फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूट मिला देने से बॉयल करेंगे तो ज़्यादा टेम्परेचर पे बॉयल करेगा, लेकिन फ्रीज करेंगे तो ज़्यादा कम टेम्परेचर पे बॉयल करेगा। इसी वजह से क्या होता है कि जैसे रोड कहीं पे अगर ज़्यादा जो होता है, अगर स्नो आ जाता है रोड पे, उसको साफ़ करना होता है, क्लीन करना होता है, तो उसमें सॉल्ट मिला देते हैं स्नो के ऊपर, सॉल्ट से स्प्रे करते हैं। सॉल्ट मिलाने से क्या होगा, सॉल्ट जैसे ही आइस के ऊपर ऐड करेंगे या स्नो के ऊपर, तो क्या करेगा कि सॉल्ट मिक्स होगा, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट घटना स्टार्ट हो जाता है ना, तो वो मेल्ट करने लगता है, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट घट जाएगा तो ऑटोमेटिकली मेल्ट करने लगेगा। तो मेल्ट करेगा तो फिर जो स्नो है, आइस है, वो रोड से क्लियर हो जाएगा। सॉल्ट क्यों ऐड करते हैं, बिकॉज इट कॉजेज, सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा, इट कॉजेज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड इट विल मेल्ट ईजली, मेल्ट कर जाएगा ईजली, इसी वजह से। अब क्या है, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। इधर क्या है, वेपर प्रेशर, और इधर है टेम्परेचर। अब क्या है कि एक रीजन है हमारे पास, जैसे कि ये कोई रीजन। अब इस रीजन में फ्रोजन लिक्विड है, लिक्विड जो है वो फ्रीज कर जाएगा। इस रीजन में जैसे ही टच करेगा वो फ्रीज कर जाएगा। और हमारे पास 2 कर्व है, एक ये कर्व है और एक और कर्व है, 2 कर्व। तो अब इसमें क्या है कि कौन सा ये वेपर प्रेशर है। अब इसको छोड़ दे, वेपर प्रेशर किसका होगा, ये ज़्यादा वेपर प्रेशर है, तो ये होगा वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड। और ये किसका होगा, सॉल्यूशन का, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो प्योर लिक्विड यहीं पे फ्रीज कर जाएगा, यहीं पे टच कर गया। ये प्योर लिक्विड का है तो इसको T0 भी बोल देते हैं। और ये सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, इसको क्या बोल देंगे, सिर्फ TB। तो ये जो डिफरेंस है इसी को बोलते हैं डेल्टा TF। तो डेल्टा TF इक्वल टू हम लोग का क्या फार्मूला था, IKFM।
और के एफ एम जो है इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, तो टी एफ हायर माइनस लोअर, सॉरी यहाँ पे टी बी नहीं टी एफ होगा, तो हायर वैल्यू टी नॉट एफ है, तो कैसे लिख सकते हैं टी नॉट एफ माइनस टी एफ इक्वल्स टू आई के एफ एम। तो ये फॉर्मूला। और वाटर का कितना होता है फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब कि 273.15 केल्विन, ये वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको याद रख लेना चाहिए। तो वाटर का मतलब कि प्योर वाटर का, जब भी वाटर बोले तो सब प्योर समझना। वैसे बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस मतलब 373.15 होता है। तो एक वैल्यू तो इसमें हमको प्योर वाला पता रहता है, तो कभी क्वेश्चन में डेल्टा टी एफ दिया रहेगा, कभी फाइंड आउट करने बोलेगा, कभी होगा कि वो एक वैल्यू को दे देगा दूसरा फाइंड आउट करने बोलेगा, और आई का वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यूज़ करना है। के एफ का वैल्यू गिवन होता है, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट इसका भी वही होगा जो बाकी का था, केल्विन केजी पर मोल, सेम ही होगा। तो ये पूरा इसका थियोरी पोर्शन था। अब न्यूमेरिकल्स इस पर एक दो ठो करेंगे तो क्लियर होगा ज़्यादा। अब जैसे किसी का हम डेल्टा टी एफ निकाल लिया, सपोज करें कि अगर हम किसी न्यूमेरिकल को सॉल्व किया और डेल्टा टी एफ का वैल्यू मेरा आ गया 3 डिग्री सेल्सियस डेल्टा टी एफ, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, उसका फ्रीजिंग पॉइंट उसका कितना है उस लिक्विड का। तो वाटर का अगर बात करें हम यहाँ पे वाटर के लिए, अगर वाटर में उसका हो रहा है कि वाटर के लिए डेल्टा टी एफ इतना आया, तो वाटर का तो होता 0 डिग्री सेल्सियस है, और घट डेल्टा टी एफ इतना आया मतलब ये बता रहे हैं कि इतना घट गया। बॉइलिंग पॉइंट में इतना आता तो इतना बढ़ जाता, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट इतना घट गया, तो 0 में से 3 और घट गया, तो कितना हो गया -3 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसे डेल्टा टी एफ का वैल्यू अगर इतना आएगा तो टी एफ का वैल्यू इतना हो जाएगा, डेल्टा नहीं होगा यहाँ पर टी एफ का वैल्यू। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर अगर हमको डेल्टा ही टी एफ फाइंड आउट करना है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है, तब तो आसान है, आई का वैल्यू रखेंगे के एफ का, फिर मोलालिटी फाइंड आउट कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे अकॉर्डिंगली। तो ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, इसके ग्राफ हुआ। ये याद रखना है कि प्योर लिक्विड और सॉल्यूशन का हमेशा वेपर प्रेशर कम होता है, इसलिए नीचे। अब देखते हैं हम लोग रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, और ये लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो फिर से वही चीज़ कि जब सॉल्यूशन था उसमें हम सॉल्ट मिलाए या कोई भी मिलाए, वो जाकर उसमें टूट गया, घुल गया, सॉलिड कुछ सरफेस को एक्वायर कर लेगा, वेपर बनने देगा नहीं, स्केपिंग टेंडेंसी कम हो जाएगा, स्केपिंग एबिलिटी कम हो जाएगा क्योंकि वो जगह कम बचेगा, तो कम वेपर बनेगा, तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा रिलेटिव, पहले के रिलेटिव में कितना कम हो जाएगा, लोअरिंग नहीं रिलेटिव लोअरिंग। लोअरिंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग। हम लोग जो 4 जो पढ़ रहे हैं उसमें बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। वैसे ही वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो पी एस से हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो पहले से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा, जब उसमें हम लोग पहले से कुछ नहीं मिलाए थे, मतलब कि पी नॉट ए से कम होगा। यहाँ पे हम ए लिख लेते हैं, ए मतलब सॉल्वेंट, और एस जो है यहाँ पे वो सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि बी से सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करते हैं पूरे चैप्टर, तो ये सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन का कम होगा, क्योंकि जब प्योर था तो पूरा जगह था उसके पास, ज़्यादा वेपर बनता। सॉल्यूट अब आ गया, सॉल्यूशन बन गया मिल के, तो अब सॉल्यूट कुछ जगह को कवर कर रहा है, इसलिए उसका प्रेशर कम हो जाएगा। तो कितना कम हो जाएगा, पी एस माइनस पी नॉट ए, इतना कम हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, ज़्यादा तो ये है ना वेपर प्रेशर, तो ऐसे लिखेंगे पी नॉट ए माइनस, ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे तब डिफरेंस पता चलेगा। तो पी नॉट ए माइनस पी एस, या डेल्टा पी भी इसको बोल सकते हैं, दोनों का डिफरेंस है इसलिए, डिवाइडेड बाई पी नॉट ए। जब इस पी नॉट ए से फिर डिवाइड कर देंगे डिफरेंस को निकाल के, तब इसको बोलेंगे, इस पूरे को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग, इसी को बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ
वेपर प्रेशर। इस पूरे को रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलते हैं। और एक्सपेरिमेंटली पता ये चलता है कि इट इज़ इक्वल टू XB। XB मतलब क्या हो गया, X हो गया मोल फ्रैक्शन और B तो सॉल्यूट है, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब क्योंकि क्या होता है कि पार्टिकल्स एसोसिएट डिसोसिएट होते रहता है, तो कभी I का वैल्यू 1 होगा तब तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कभी ज़्यादा या कम होगा, तो हम लोग हमेशा ऐसे लिखने का हैबिट बनाएंगे। तो ये हमारा पूरा एक्सप्रेशन हुआ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए। तो इसमें एक स्टेटमेंट भी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर के लिए, उसको लोग बोलते हैं रॉल्ड्स लॉ। इसी एक्सप्रेशन को वर्ड्स में बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू दिस लॉ relative lowering, according to this law relative lowering of vapor pressure is equal to, इसमें प्रोपोर्शनल नहीं है, equal to mole fraction, is equal to mole fraction। किसका मोल फ्रैक्शन? ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के इक्वल होता है। और इसके बाद हम लोग इस एक्सप्रेशन को लिख देंगे। ये रॉल्ड्स लॉ किसके लिए है? फॉर सॉल्यूशन हैविंग, उस सॉल्यूशन के लिए जिसमें सॉलिड मिला हुआ है, सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जब सॉलिड मिला देंगे तो उसके लिए फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो ये इसके लिए रॉल्ड्स लॉ। तो रॉल्ड्स लॉ अगर पूछा जाए तो देख लेना है, सिंपली रॉल्ड्स लॉ पूछा जाए तो वही लिखेंगे जो पहले लिक्विड एंड लिक्विड के लिखते हैं। लेकिन अगर ये पूछ दिया जाए कि रॉल्ड्स लॉ फॉर सॉल्यूशन हैविंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो ये स्टेटमेंट लिखना है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ये होगा। आई हो गया वांट ऑफ फैक्टर। तो इसी एक्सप्रेशन को हम लोग और अगर इसी एक्सप्रेशन को अगर हम लोग यहाँ पे और अगर इलाबोरेट करना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, और इसको कैसे लिखा जा सकता है देखते हैं। जैसे कि हमारे पास आया P0A माइनस PS इक्वल टू P0A इक्वल टू क्या हो जाएगा? I। ये हो जाएगा NB, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इक्वल टू NB बाई NA प्लस NB। ऐसे लिख लेंगे। तो ऐसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन कहीं पता नहीं हो, वाटर का मोल्स कितना होता है, तो वाटर के वेट को हम लोग 1000 ग्राम ले लेते हैं और वाटर का मोलर मास होता है 18 ग्राम। तो ये अलग से एक इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हेल्प करेगा। इसको इसमें लिखना नहीं है। ये 55.55 मोल्स आता है, इतना मोल्स। तो वाटर के मोल्स का कभी ज़रूरत पड़े तो वाटर के वेट को एज्यूम कर लेंगे 1000 ग्राम और इतना मोल्स वाटर का पुट कर देंगे। मोल्स वाटर सॉल्वेंट का ही मोल होगा, तो Na के जगह पे ऐसे पुट कर देंगे। आई का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है बता चुके हैं। अब कभी कभी इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है कि डिराइव दिस एक्सप्रेशन, इसको डिराइव करने के लिए, इस आई को हटा के इसको डिराइव करने के लिए, मतलब बेसिकली ये पूछा जाता है कि P0 माइनस PS बाई P0 इक्वल्स टू XB, ये कैसे आता है। तो हम लोग जानते हैं कि फ्रॉम रॉल्ड्स लॉ ऑफ volatile लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं कि P टोटल इक्वल टू होता है P0A XA प्लस P0B XB, तो यही पढ़े हम लोग। लेकिन क्योंकि हमारा ये जो सॉल्यूट है फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, मतलब सॉलिड है हमारे पास सॉल्यूट अभी इस केस में, फॉर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर नॉन वोलेटाइल है तब तो वेपर बनेगा ही नहीं, तब तो उसका प्रेशर होगा ही नहीं। तो ये P0B ये सब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तो जब यही 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, P टोटल इक्वल्स टू हो जाएगा फिर P0A XA, ये हो जाएगा हमारे पास। अब P टोटल ये क्या है, P टोटल मतलब कि XA और XB है। वेपर प्रेशर 0 हो गया इसका, लेकिन मोल फ्रैक्शन तो सॉलिड का कुछ ना कुछ तो होगा ही, प्रेशर वो क्रिएट नहीं करेगा, तो ये 0 हो गया इसलिए 0 होगा।
तो मोल फ्रैक्शन तो कुछ होगा ही ना उसका, सॉल्यूशन में अगर सॉल्ट प्रेजेंट है तो कुछ मोल्स तो उसका होगा ही, 1, 2, हाफ जो भी हो। तो ये जो P टोटल है दैट इज़ द प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। P टोटल इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन का प्रेशर है, सॉल्यूशन में जो लिक्विड है उसका प्रेशर है, क्योंकि सॉल्यूट जो है वो तो वेपर प्रेशर क्रिएट करेगा नहीं, तो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो लिक्विड की वजह से ही है, तो इसको हम लोग P सॉल्यूशन बोलेंगे। अब यहाँ पे अगर सॉलिड पार्टिकल प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है कि लिक्विड ही सिर्फ वेपर क्रिएट करता होगा, तो टोटल प्रेशर जो आएगा वो लिक्विड की वजह से ही आएगा। तो यानी कि प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है प्रेशर ऑफ लिक्विड ही है, ए का ही वो प्रेशर है, बी का तो उसमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन है नहीं, तो प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी जो है वो P टोटल के इक्वल होगा। ठीक है, तो अब इसके आप क्या लिख सकते हैं, PS टोटल को ही सॉल्यूशन मान लिए, P0A XA। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये लिख सकते हैं यहाँ पे PS इक्वल्स टू P0A XA के जगह पे लिख सकते हैं 1 - XB। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि XA प्लस XB इक्वल्स टू 1 होता है, तो XA के जगह पे क्या लिख सकते हैं 1 - XB, इसलिए 1 - XB लिख दिए। अब इसको आगे और क्या लिख सकते हैं, इससे इंटू करेंगे तो ये PS इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, P0A माइनस P0A XB, यही होगा। अब क्या करते हैं हम कि इस P0A XB को उधर ले जाते हैं, तो क्या हो जाएगा P0A XB यहाँ पे लिख देते हैं इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको उधर ले जाते हैं और PS को इधर ले जाते हैं, तो ये हो जाएगा P0A माइनस PS, ये हो जाएगा। अब XB इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, तो P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल्स टू XB। यही तो था, यही था हमारे पास एक्सप्रेशन, इसमें इधर लिखा हुआ था, इधर लिखा हुआ, सेम ही चीज़ तो हुआ ये। फिर यहाँ पे ये एक्सप्रेशन था हमारे पास, P0A माइनस PS बाई P0A इक्वल्स टू XB, तो यही हमारा एक्सप्रेशन है। तो इसको ऐसे डिराइव कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही था। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे, बाकी इस चैप्टर का जितना भी थ्योरी पोर्शन था ये कंप्लीट हो गया और ये सब डेरिवेशन ये सभी हम लोग देख लिए इसमें। क्योंकि अब एक बार फिर से हम यहाँ पे बता देते हैं, क्योंकि इसमें सॉल्यूट जो था नॉन वोलेटाइल था तो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा, इसलिए जीरो होगा, और टोटल को ही प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्रिएट मान लेंगे हम लोग, क्योंकि सॉल्यूशन में कंट्रीब्यूशन सिर्फ ए का ही है, या कह सकते हैं कि सॉल्वेंट का ही है, तो जो भी प्रेशर होगा वो उसी की वजह से होगा, तो टोटल जो भी होगा वो सॉल्यूशन का ही प्रेशर होगा। टोटल प्रेशर मतलब क्या, टोटल प्रेशर मतलब कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों का प्रेशर, तो सॉल्यूशन का प्रेशर भी बोल सकते हैं उसको। PS लिख के ऐसे लिख दिए और फिर इसको रीअरेंज कर लिए मल्टीप्लाई करके। दैट्स ऑल, थैंक यू।